Hello everyone, welcome back to BPSC TRE 4.0 2026 vacancies के expected MCQs की series में and welcome back to your own platform Teachers Adda by Target अभी. So as all of you are aware कि हमारे कुछ units हैं जिनको हम लोग अपनी core units बोलते हैं, ठीक है? कि भाई कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, इन core units को तो ज़रूर से बहुत भयंकर डिटेल में पढ़ के हमें जाना ही है. वन ऑफ देम इज कंप्यूटर नेटवर्क्स. ओके, कंप्यूटर नेटवर्क ऐसी यूनिट है जिसको आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते छोड़ना या फिर लीनियंसी के साथ में पढ़ना. ठीक है, ओके, उसको आपको बहुत मजबूत पकड़ कहीं ना कहीं बनानी पड़ेगी. तो मैंने आपको ऑलरेडी मल्टीपल वीडियोस में कंप्यूटर नेटवर्किंग के बहुत सारे क्वेश्चंस करा लिए हैं एंड लास्ट कुछ सीरीज में मैंने ये पाया है कि कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर अ रिविजन. ठीक है, सो आज कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी और जितने लोगों ने नहीं पढ़ी है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि वो इस चीज़ को पढ़ लेंगे कि भैया ऐसे सवाल भी बन सकते हैं. ठीक है, सो चलिए बात करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज की. और ये सभी जो है क्वेश्चंस रहने वाले हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहने वाले हैं. किसी को देख के ऐसा लग सकता है कि यार पहली बार तो इतना टफ सवाल नहीं आया था, अब ऐसा क्यों आएगा? अब आ सकता है क्योंकि अब धीरे धीरे ईयर बाय ईयर हमारा जो बीपीएससी का लेवल है वो थोड़ा सा बेहतर होता जा रहा है. तो हमें अपने आप को तैयार करना है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही. ठीक है, तो आप इस चीज़ को खासा ध्यान रखें कि बेसिक लेवल तो ठीक है, एडवांस लेवल भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन बीपीएससी टीआरई अपकमिंग वैकेंसीज. ठीक है, आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे 2026 हम लोग एक 2 दिन की एक बहुत अच्छी डिस्काउंट लेवल पे सेल लगा रहे हैं और ये सेल रहने वाली है फॉर 2 days 25th एंड 26th जनवरी. और इस सेल में जो हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं अक्रॉस द डोमेन वो अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलने वाले हैं, अप टू 80% डिस्काउंट में मिलने वाले हैं. तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज है जहाँ पे आप लोगों को ये ऑफर मिलने वाला है? तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का नया बैच जो हमने हाल में ही लॉन्च करा है 5-7 दिन पहले, ठीक है, वो आप लोगों को नया बैच 1999 में मिलने वाला है. ठीक है, राइट. बैच में आप लोगों को पुराना रिकॉर्डेड बैच तो मिलता ही है ताकि आप लोग अपने पेस से लर्निंग कर सकें. ओके, 1 फरवरी से आप लोग की बैच की क्लासेस भी रिज्यूम हो जाएंगी 1 फरवरी 2026 से. तो आप लोग वहाँ पे भी नई लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं. 1999 में आपको जनरल पेपर एज वेल एज पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस दोनों मिलने वाला है. सिर्फ इतना ही नहीं, आप में से बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम EMRS का सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 का कोर्स लेके आइए क्योंकि टीयर 2 का एग्जाम अब होगा. ठीक है, तो टीयर 2 के लिए हमने डेडिकेटेड एक बैच ले दिया है आप लोगों के लिए और ये बैच भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है. तो 1999 में आप हमारे EMRS के टीयर 2 प्लान का हिस्सा भी बन सकते हैं जिसमें आप लोगों को हम लोग ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों ही एरिया की तैयारी करवाने वाले हैं. इतना ही नहीं, केवीएस एनवीएस के छात्र भी हमारे पास में और सबको पता है कि केवीएस एनवीएस में कितना लो कंपटीशन है. ठीक है, बीपीएस टीआरई में जितना भयंकर हाई कंपटीशन है उतना ही लो कंपटीशन है केवीएस एनवीएस में. क्योंकि भाई लोग बागों ने फॉर्म ही नहीं भरे क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पूरा का पूरा क्राउड एलिमिनेट कर दिया है ये सीटेट और ये बीएड वगैरह मान के कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स है, राइट. तो काफ़ी लोग कम एलिजिबल हुए, एप्लीकेशन फॉर्म कम भरे गए, उसमें बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट करा. तो केवीएस एनवीएस में तो वैसे वैकेंसी लो जाने वाली काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, सम सोर्सेज आर सेइंग कि 100% सक्सेस है, लेकिन आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी तो कहीं ना कहीं पूरी होनी चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा. ठीक है, 10% नंबर पे चाहे वैकेंसी खाली रह जाए लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें. तो 1999 में केवीएस एनवीएस का टीयर 2 जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की तैयारी करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो एक कुछ ऐसा सवाल होता है कि IEEE स्टैंडर्ड बता दो भाई, है ना, करियर सेंस मल्टीपल डिवीजन एक्सेस एंड कोलिजन. ठीक है, कोलिजन डिटेक्शन की. हम में से काफ़ी लोगों को अच्छे खासे IEEE स्टैंडर्ड पता है, चाहे हमसे वाईफाई का पूछ लो, वाईफाई मैक्स का पूछ लो, एथरनेट का पूछ लो. लेकिन जब ऐसी बातें आ जाती हैं कि यार ये CSMA CD का एथरनेट स्टैंडर्ड का मैं मेरे को याद ही नहीं रहेगा, मैं कैसे करूँ? ठीक है, तो उस केस में आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार रोल अदा करते हैं यहाँ पर, राइट. तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मैंने आप लोगों का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है. ठीक है, आई एम होपिंग कि विजिबल होगा. यस, आई थिंक इस एट दिस मोमेंट ये विजिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको 802.1 से शुरू करना है. यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है. ठीक है, कि हायर लेयर लैन प्रोटोकॉल का ये अपना एक IEEE का स्टैंडर्ड है. इसके की फीचर्स भी बताए गए कि ये आपके ब्रिजिंग
और वायरलेस लैंस, ठीक, सॉरी वी लैंस और नेटवर्क सिक्योरिटी के सेगमेंट में काम करता है। लॉजिक लिंक कंट्रोल एलएलसी, एलएलसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखना कि 802.2 वहां पे काम करेगा। एथरनेट ये देख लो, करियर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडी, तो आपको डरना नहीं है, वो 80.2.3 था उसका आंसर, ठीक है, तो डरना नहीं है उस केस में। टोकन बस का ध्यान रखना, टोकन रिंग, पहले बस आएगी उसके बाद में रिंग आएगी, 4 एंड देन 5। मैन का 6 है, 802.6, ठीक है। वाईफाई का देख लीजिएगा 802.11, तो आप लोग प्लीज इसको स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आप लोगों को एक स्लाइड मिल रही है जिसमें सारे एथरनेट सारे IEEE स्टैंडर्ड के बारे में बात करी गई है। फिर इतना ही नहीं, आपको वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। अब ये वाईफाई जो है भैया, वो वाईफाई तो सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क में काम करता है। हमारे पास में अगर हमें ज़्यादा रेंज कवर करनी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी, तो वाईफाई मैक्स है, ठीक है, और उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है, 802.16, राइट, तो ये भी ध्यान रखें। रेजिलियंट पैकेट रिंग, उसके जस्ट बाद वाला रेजिलियंट RRR है, RPR है, ठीक है, याद रखना, वी नेवर नो कहाँ से सवाल आ जाए, कभी कोई गेट में कभी पूछा होगा, वो सवाल उठ के हमारे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक आपके पास में IEEE स्टैंडर्ड्स हैं, प्लीज इनको ध्यान रखना है, स्पेशली 802.16 तक तो आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। ये वाली पेज तो, ये वाली जो टेबल है, ये तो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, कि कोई भी पूछ ले इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या, तो आपको पता हो, ठीक है। मेक ट्रिक्स ऑफ इट, डू एनीथिंग, यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस इन्फॉर्मेशन। तो CSMA-CT की बात कर रहा है, तो 802.3 ही इसका आंसर रहने वाला है, विच इज ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। क्या इतने ही IEEE स्टैंडर्ड होते हैं क्या, और कोई IEEE स्टैंडर्ड नहीं पढ़ना क्या हमें, बिल्कुल पढ़ना है जी। आप लोग जब IoT के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे होते हैं ना, तो IoT में भी अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है IoT डिवाइसेस में, ठीक है, जैसे ZigBee है, आपने सुना होगा, IoT डिवाइसेस में ब्लूटूथ इस्तेमाल होता है, IoT डिवाइसेस में वाईफाई भी है, ठीक है। एथरनेट थोड़ा कम है क्योंकि IoT इज मेनली वायरलेस डिवाइसेस, वायर्स का वहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है, बट these are the four very very important IEEE standard that one should be able to remember, ठीक है। इसके यहाँ पे डिटेल ही बता दी है, देखो वाईफाई का जो सिस्टम है ना, उसमें भी अलग अलग लेवल पे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा 802.11a, ठीक है, हैव यू सीन दिस, आपने देखा होगा, तो वो क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कि 5 गीगाहर्ट्ज है भाई उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बी 2.4 गीगाहर्ट्ज, ये गीगाहर्ट्ज भी याद रख लेना, it will come, it may come in your examination, ठीक है। 80.11G 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, एंड डुअल बैंड इंक्रीज स्पीड, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसके वाईफाई के अपने स्टैंडर्ड्स है 1 2 3 4 5 6, राइट। ये अपना किसका था, ब्लूटूथ का, ठीक है, इसका देख लेना 15.1 है ब्लूटूथ का, ठीक है। तो ब्लूटूथ कहाँ पे शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होगा, प्राइमरीली हमारे हेडफोन्स, कीबोर्ड, स्मार्टफोन्स इनको कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है, मैक एंड डब्लू पैन के ऊपर, ठीक है। एथरनेट 802.3 जिसके बारे में अभी बात करी थी, इसकी भी अलग अलग स्पीड्स के आधार पे इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे 10 बेस टी होता है, 10 बेस TX होता है, बेस टी गीगाबिट एथरनेट होता है, ठीक है। तो बैचेस वाले स्टूडेंट को तो मैंने लिखवा भी रखे हैं, राइट। उसके साथ में ये अपना हो गया ZigBee के ऊपर, तो ZigBee कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लो पावर लो डेटा रेट, है ना, वायरलेस पैन, कॉमनली यूज फॉर एप्लीकेशंस लाइक होम ऑटोमेशन, मतलब वही IoT है ना, राइट, IoT डिवाइसेस आप सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो ये 15.1 है, 15.4 है, 3 आगे चले जाओगे ब्लूटूथ के, आप ZigBee पे पहुंच जाओगे। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक बना के याद रखो। तो ये बहुत ही शानदार कंटेंट आपको मिल गया है, स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज इसका, मैं आपको स्क्रीन व्यू भी दिखा देती हूँ, ओके। सो इट वुड बी ईजी फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। फिर इतना ही नहीं, वाईफाई मैक्स ये भी है, ठीक है, NFC भी है, NFC के बारे में हम लोगों ने सुना है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस, शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन। सो आज का जो सेशन डेडिकेटेड है वो IEEE स्टैंडर्ड को लेके ही है, और भी थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। फायर वायर, ठीक है, पहले के ज़माने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्डवेयर, बहुत ही चलता था भाई, अभी भी चलता है, ठीक है, इतना नहीं है ना। IEEE 1394 अलग ही इसका, 802 समथिंग नहीं है, ठीक है। यूएसबी के अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है। HDMI की लाइसेंसिंग होती है, राइट। ऐसे ही नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के लिए RFC, ठीक है, RFC 5905 है,
ठीक है, इसका कोई IEEE स्टैंडर्ड नहीं है, इसका भी कोई IEEE स्टैंडर्ड नहीं है। तो कोई पूछ रहा है यूएसबी का IEEE स्टैंडर्ड बताओ, तो यूएसबी का नहीं है। यूएसबी इज मोर लाइक अ हार्डवेयर डिवाइस, तो हार्डवेयर डिवाइस का IEEE नहीं बनाता, का स्टैंडर्ड बना सकता है सेलेक्ट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बनाता है, ISO भी बनाता है, ठीक है, डिपेंड करता है कौन किस कैटेगरी में आता है। हम इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जा रहे हैं कि IEEE इसके स्टैंडर्ड नहीं बनाता, इसके बनाता है, ठीक है, हमें मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एज यू कैन सी NFC हैज ISO स्टैंडर्ड्स, है ना, 18092, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, है ना, एज अ कंप्यूटर साइंस अवेयर सिटीजन आपको पता होना चाहिए। वाईफाई मैक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और है क्या, बस इतने IEEE स्टैंडर्ड, इसके बियॉन्ड और कोई IEEE स्टैंडर्ड आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आपको क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल यू आंसर इन दिस क्वेश्चन? कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है, ये मुझे सही लग रहा है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेनली आप लोग कोएक्सियल केबल ही करेंगे, क्योंकि कोएक्सियल केबल में ना ये साफ साफ चीज होती है कि भैया देयर हैज टू बी अ सेंट्रल कंडक्टर, ठीक है, जिसको हम लोग किस मटेरियल का बनाते हैं, ठीक है, कॉपर मटेरियल का। अरे आजा भैया आजा, देखना इसको, कोई ना, यहाँ पर है, यहाँ से ले लेंगे, ठीक है, कॉपर मटेरियल का बनाते हैं। सो वी हैव अ इनर कंडक्टर लाइक दिस, ठीक है, दिस वुड बी ऑफ कॉपर, एंड देन इसके ऊपर एक आउटर लेयर लगी होगी और उसके ऊपर वो मैश नुमा सा स्ट्रक्चर लगा होता है, ठीक है, ऐसे मैश नुमा सा स्ट्रक्चर लगा होता है। आप सब लोगों ने इमेजेस देखी है। ऑप्टिकल फाइबर तो इससे लेना देना ही नहीं है, ठीक है, सेंट्रल कंडक्टर तो उसमें भी, बट वो ग्लास और उसका मतलब सिलिका वगैरह का बना होगा। ट्विस्टेड पेयर इज लार्जली अवेलेबल इन द मार्केट एज UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो आप लोग ये आर्ग्यूमेंट जरूर रख सकते हैं कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में तो कंडक्टर होता है और उसके ऊपर शील्ड होती है, बिल्कुल, बट इट इज नॉट द केस विद जनरल ट्विस्टेड पेयर। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली शील्डेड ट्विस्टेड पेयर थोड़ी ना लिख दिया, नहीं लिखा ना, तो आप ट्विस्टेड पेयर में तो STP भी लोगे भाई, आप UDP भी लोगे, तो आप अपने आप से कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो शील्डेड की ही बात कर रहा है? तो सबसे सेफ आंसर जो इसका कोएक्सियल है वही लगाना है आपको। एग्जाम में भी आए आपको कोएक्सियल ही लगाना है, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला सवाल। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं विच इज कंपैरिजन बेस्ड। सो व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट मीडिया, ठीक है, विच मीन्स ट्रांसमिशन मीडिया, दो कैटेगरी ऑफ मीडिया आप लोग पढ़ते हैं। एक आप लोग पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया और एक आप पढ़ते हैं अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में आप ट्विस्टेड पेयर पढ़े, कोएक्सियल केबल पढ़े और आप लोग पढ़े फाइबर ऑप्टिकल। अनगाइडेड मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिसाब से आपको माइक्रोवेव पढ़ना है, रेडियो वेव्स पढ़ना है और इंफ्रारेड पढ़ना है। इसके बियॉन्ड भी और तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है, तो वो सारे वायरलेस कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो कि लार्जली आपके रेडियो वेव या माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हैं, वो तरीके जो टेक्नोलॉजी वो अलग है। जैसे वाईफाई, वाईफाई कोई मीडिया नहीं है, ठीक है, वाईफाई में रेडियो वेव इस्तेमाल हो रही है, राइट, तो यू शुड बी अवेयर ऑफ द रेडियो वेव्स फर्स्ट, देन आप वाईफाई के बारे में पढ़ो, ठीक है, कि वाईफाई में ये है, वाईफाई में वो है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। एंड कभी भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका बेस हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप कभी भी रेडियो वेव्स और वाईफाई को मिक्स नहीं कर सकते। रेडियो वेव इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, and with this wave they have a certain phenomena, they have a certain nature, और उसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। वाईफाई इज अ टेक्नोलॉजी that uses these radio waves in order to communicate, in order to transmit data, ठीक है, राइट, जैसे कि ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ इज अ टेक्नोलॉजी, राइट, आप समझ गए मेरी बात। सो टेक्नोलॉजी और बेस को कभी भी मिक्स नहीं करना। उसके लिए हमेशा आपको एक अच्छे प्रोफेसर की नीड रहेगी, जो कि जिसके कंसेप्ट क्लियर है, जो आपको ये बता सके कि ये है और वो है, ठीक है, राइट। और अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा अपना जो होमवर्क है, बेस होमवर्क, वो हमेशा बहुत स्ट्रांग रखना है, ये ध्यान रखना है आपको। डैश केबल कैन कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेंज देन द डैश केबल, ठीक है। सो हमें पता है कि ट्विस्टेड पेयर तो सस्ती आती है, बेसिक आती है। सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी केबल जो अवेलेबल है मार्केट में वो ट्विस्टेड पेयर है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल इज द वन जिसकी हायर फ्रीक्वेंसी है देन दी ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, क्योंकि कोएक्सियल की फाइबर ऑप्टिकल से तो ज्यादा नहीं है, ट्विस्टेड पेयर की भी नहीं है, राइट। इट इज दी सबसे नीचे आएगी ट्विस्टेड पेयर, फिर आएगी कोएक्सियल केबल और फिर आएगी हमारी वेरी वेरी फेमस फाइबर ऑप्टिकल, जिससे हम लोग ये इंटरनेट वाला कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
ठीक है, राइट. सो व्हेन आई लाइक टीच माय स्टूडेंट्स इन द बैच आल्सो, दे हैव अ वेरी स्मॉल बट वेरी गुड डाउट्स कि मैम इंटरनेट के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल होती है. तो ये जो क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं. और जितने भी लोग आप में से सेल्फ स्टडी करते हैं, आप लोग खुद से भी ये क्यूरोसिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछें, ताकि आपके खुद के दिमाग में ट्रिगर हो कि यार ये तो मुझे नहीं आता, ये तो मुझे पता होना चाहिए एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, राइट. सो ऑलवेज गूगल अबाउट इट, ऑलवेज रीड अबाउट इट. मैं पहले ही बता दूं, जितना बेस आप लोग अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, उतना अच्छा कंपटीशन आप हैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में. आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई नहीं हरा सकता अगर आपके बेस क्लियर है, तो इतना मैं आपको बता सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से. चलिए जी. सो ये एक क्वेश्चन है जो कि एक सर्टेन केबल के बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. तो क्या लगता है, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अ केबल विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक इनर कोर. ये मैंने पहले बताया था कि आपका जो इनर कोर है वो आपका ग्लास का है, ठीक है. और ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा होगा फाइबर ऑप्टिकल केबल में, कि फाइबर ऑप्टिकल केबल में आपका इनर जो है वो ग्लास का होता है, इसीलिए उसको फ्रेजाइल भी बोला जाता है. लेकिन वो तौर तरीके से लगता है, उसका तरीका होता है. आप ऐसे नहीं फाइबर ऑप्टिकल केबल को यूं ही रख रखें, ठीक है. इट कुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक, सिलिका, ठीक है. उसके बाद में उसकी कैडलिंग होगी, उसके बाद में उसकी आउटर जैकेट भी होगी, ठीक है. जो ग्लास है वो कोएक्सियल और ट्विस्टेड पेयर में तो काम में आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे तो कॉपर वायर लगता है, ठीक है. और कॉपर और ग्लास का कोई रिलेशनशिप नहीं है कंडक्शन वगैरह में. यस, तो फाइबर ऑप्टिकल ही आपको आंसर करना है. आई एम होपिंग कि आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी लाइक प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है. ये बहुत बेसिक सवाल है. If you are not able to answer these basic questions, I don't think you need to jump to any advanced questions. Okay? एडवांस क्वेश्चंस तो बाद में हो ही जाएंगे, पहले बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. ये मेरी आप लोगों से एक खासी, ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगी और एक खासी आपको गाइडेंस रहेगी. सो लाइक आई सेड, अनगाइडेड मीडिया, उसमें पढ़ लीजिएगा रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ठीक है. जैसा कि हमें पता है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे हमारी विजिबल लाइट है, यहाँ पे हमारी यूवी रेडिएशन है, फिर मेरी एक्स रेज, गामा रेज एंड अलग अलग रेज, ठीक है. यहाँ पे मेरी रेडियो वेव्स आती है, ठीक है. फिर मेरी माइक्रोवेव्स आती हैं और फिर मेरी इंफ्रारेड वेव्स आती है, ठीक है, इस तरीके से. तो ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है, दीज आर नॉन आयनाइज्ड, ठीक है. ये हमें परेशान नहीं करती, ये हमें तकलीफ नहीं देती, ठीक है. इसलिए हम इनको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डू द कम्युनिकेशन. ये वाली जो है ये आयनाइज्ड है. यूवी रेडिएशन भी आधा हिस्सा जो इसका है वो कहीं ना कहीं आयनाइज्ड माना जाता है, ठीक है. इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ज्यादा धूप में रहोगे तो भैया स्किन कैंसर हो जाएगा, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर, टू डू मिसहैप विद आर डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट. यही बात है. तो इसलिए हम लोग ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू डू द कम्युनिकेशन. सबसे पहली बात होती है रेडियो वेव की. रेडियो वेव में जो आप लोगों का, ठीक है, उसका वो होता है डायरेक्शन, वो जो होता है वो ओमनी डायरेक्शन होता है. ओमनी डायरेक्शन मतलब हर एक डायरेक्शन में जाएगी, ऐसा नहीं कि इधर इधर जाएगी, बाई डायरेक्शनल है, ऐसा नहीं सिर्फ एक डायरेक्शन की यूनिट, नो. ओमनी डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में आपकी रेडिएशन जाती है. ऑफ कोर्स रेडिएशन हैज इट्स ओन लिमिट्स, एक सर्टेन लिमिट के बाद में रेडिएशन नहीं जा पाएगी. सिग्नल है ना, सिग्नल वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एक दूरी ही सिग्नल तय कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा. सो रेडियो वेव्स में जो सिग्नल्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो हमारे एंटेनाज लगे होते हैं वो पास पास में लगे होते हैं, क्योंकि सिग्नल हर डायरेक्शन में है, ठीक है. तो दूसरा एंटेना इस डायरेक्शन के सिग्नल को कैच करेगा, ठीक है. फिर इसका कैच कोई और करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके हमारा कम्युनिकेशन होता है. दिस इज व्हाट द ओमनी डायरेक्शनल बिहेवियर इज, ठीक है. अब यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा अगर रेडियो वेव ओमनी डायरेक्शन है तो माइक्रोवेव क्या है. माइक्रोवेव आपकी यूनी डायरेक्शन है, ओके. माइक्रोवेव आपकी यूनी डायरेक्शन है. माइक्रोवेव के अंदर आप लोगों के जो एंटेनाज होते हैं ना, ठीक है, दे नीड टू बी अलाइंड विद ईच अदर, दे नीड टू फॉलो द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, ठीक है, राइट. अगर ये अलाइंड नहीं होंगे एक दूसरे की तरफ तो वो रेडिएशंस कहीं और जा रही होंगी. एंटेना आपने, आपका जो ट्रांसमीटर है वो कहीं और ट्रांसमिट कर रहा है और आपका जो रिसीवर है वो कहीं और से कुछ वो रिसीव ही नहीं कर पा रहा,
right? So they need to be aligned because this waves has a direction, unidirection. ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात थी, ये आपको पता होनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल है. बहुत ही प्यारा सवाल है. तो इस सवाल के आंसर्स ना काफ़ी जगह पे आपको कुछ कुछ और मिलेंगे, बट मैं आपको एक ऐसा आंसर दे देती हूँ जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है. हमारे जो सेलुलर फोन्स होंगे, सैटेलाइट फोन्स होंगे, ये चीज़ें जो है ना वो मीडियम फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करती हैं. ठीक है, ये दीज डजंट वर्क ऑन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, नो. दीज सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड एट अ गुड और मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंजेस. ठीक है, अभी मीडियम और लो क्या है, इनका अपना खुद का नंबर है ऑलरेडी. आप इन नंबर्स को गूगल भी कर सकते हैं. ठीक है, आपको एक पूरी चार्ट मिल जाएगी, इमेजेस मिल जाएंगे अगर आप गूगल इमेजेस पे जाके चेक करेंगे. सो ये जो मीडियम फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स है ना, सबसे बढ़िया काम जो उनको करता है वो करता है माइक्रोवेव. ठीक है, राइट. रेडियो वेव क्या करता है, लो फ्रिक्वेंसी. ठीक है, राइट. इंफ्रारेड लाइक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी बट हैज लॉट ऑफ लिमिटेशंस, है ना, क्योंकि वो यूवी रेडिएशंस में भी इंफ्रारेड है, वो पेनिट्रेट भी नहीं कर पाती. सबसे बेहतर पेनिट्रेशन जिसका है ना, चाहे वॉल्स हो गए या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो है रेडियो वेव्स का. उससे थोड़ा सा कम है माइक्रोवेव का. ठीक है, और उससे बहुत कम पेनिट्रेशन है इंफ्रारेड का. इंफ्रारेड की तो बस की बात ही नहीं है, वो तो दीवार को भी नहीं छेद सकता, दीवार को भी नहीं भेद सकता. आप समझ रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, ऐसे सवाल भी आते हैं. ओके, सो जब भी आप लोग OSI मॉडल या TCP/IP मॉडल्स पढ़ रहे हैं तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है. So these questions are not tough. You must have seen this question a lot many places. तो आते हैं. तो भाई प्रोटोकॉल्स तो आपको अच्छे से पढ़ने हैं सारे. फाइल ट्रांसफ़र हो गया या ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र हो गया. ठीक है, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं. जैसे FTP का अपना अलग है. ठीक है, वो TCP पे काम करता है कि UDP पे काम करता है. TFTP TCP पे काम करता है, UDP पे काम करता है. ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP और UDP तो आप पढ़ते ही हैं. ठीक है, जो कि डेटाग्राम्स को सेंड करने के लिए बना होता है. तो UDP इज़ देयर टू सेंड द डेटाग्राम, क्योंकि इन सम में इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल इज UDP, है ना. इंपॉर्टेंस की अगर बात करो तो UDP. तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले याद होनी चाहिए. ठीक है, तो डी को मैं सेकंड से मैच करूंगी. डी का सेकंड, मेरा तो आंसर ही आ गया भाई. मुझे ज़िंदगी में और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, सो FTP इज़ देयर फॉर द फाइल ट्रांसफ़र. हम सब लोगों को पता है, इसकी फुल फॉर्म में ही लिखा है, इट इज़ अ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, जो मेरा TFTP है दैट इज़ ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. और जो मेरा टेलनेट था वो मुझे रिमोट लॉगिन में मेरी मदद करता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इट्स अ इजी क्वेश्चन. हमेशा ऐसे सवालों को एलिमिनेशन मेथड या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको आती है उसके आधार पे प्रोसीड करना है. ठीक है, जो आपको आता है ना, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें. ओके, सो ऐसा कुछ सवाल देखा है कभी, ऐसा सवाल ज़रूर देखा होगा, और ऐसा सवाल आपको बॉदर ज़रूर करा होगा. आई मस्ट से दिस. तो इस सवाल का भी सारा का सारा फंडा मैं क्लियर कर दूंगी. ठीक है, कि आखिर पढ़े तो कितना पढ़े, क्योंकि पढ़ पढ़ के हो गए हैं परेशान, और पढ़ाई हो रही नहीं है ख़त्म. वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा. ठीक है, सो ऑलवेज वी नीड टू लिमिट आर सिलेबस. इतना पढ़ लेते हैं और उसको बार बार पढ़ना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो कंट्रोल टेक्निक. ठीक है, अब इसमें ARQs हैं और CRC हैं. ठीक है, ARQs 2-3 लिखे हुए और CRC. ठीक है, वैसे तो देख के आंसर आ जाएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं. चलिए, तो इसके बारे में बात करने के लिए फिर से एक और टेबल है. ठीक है जी. सो आपकी कैटेगरी होती है एरर कंट्रोल, मतलब एरर को कंट्रोल करना ताकि एरर कम से कम आए, कंट्रोल करने के मैकेनिज्म. ठीक है, एरर कंट्रोल करने के मैकेनिज्म. ठीक है जी. सो एरर कंट्रोल में एरर डिटेक्शन भी तो होना चाहिए कि भैया एरर है, इसको डिटेक्ट करने के भी तो अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, उसको उसकी भी तो अपना होता है. ठीक है, तो उसमें आता है एक तो CRC मेथड. ठीक है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक करके मेथड है.
मैं आपको बोलूँगी कि इसको बहुत डिटेल में तो मत पढ़ो, ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, राइट। इसका पर्पस क्या है, ये एरर को डिटेक्ट करता है, करेक्ट नहीं करता, डिटेक्ट करता है। Parity-bit error detection, checksum error detection, Hamming code is there for the error correction, ठीक है। एक रीड सोलोमोन कोड होता है, वो भी करेक्शन के लिए, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ARQs आर देयर फॉर द एरर करेक्शन, ARQs, ठीक है, ये याद रखें। ARQs जो मेथड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्टॉप एंड वेट, एक होता है गो बैक एंड ARQ, एंड एक होता है सेलेक्टिव रिपीट एंड ARQ। तो ARQ के ही टाइप है, और ये ARQ जो है वो भैया हमारा एरर करेक्शन का है। तो एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, इसमें से कौन सी फ्लो कंट्रोल की टेक्निक नहीं है, ठीक है, राइट। तो फ्लो कंट्रोल मतलब डेटा फ्लो में जा रहा हो, ठीक है, राइट, डेटा फ्लो में जा रहा हो। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो फ्लो कंट्रोल की हैं। स्टॉप एंड वेट ARQ, गो बैक एंड ARQ, सेलेक्टिव रिपीट ARQ। अगर आप में से कोई एस्पिरेशन रखता है कल को यूजीसी नेट या गेट एग्जाम्स देने की, क्योंकि मेरे पास ना सब तरह के स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ टीआरई करना चाहता हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मैं टीआरई करना चाहता हूँ, और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं टीआरई के बाद में गेट भी करना चाहता हूँ। तो आप में से जो भी लोग यूजीसी नेट और गेट को एस्पायर कर रहे हैं, आप सब लोग ये सारे मेथड्स डिटेल में पढ़ें, ठीक है। आपको इनसे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने जब पढ़ाई करी थी तो मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था, ठीक है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद इट, देयर आर वेरी गुड वीडियोस ऑन द यूट्यूब, यू विल फाइंड। आपको ये सब चीज़ें डिटेल में आनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ टीआरई कर रहे हैं तो आप मत पढ़ो इसको डिटेल में, क्योंकि फिर आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि इसका डिटेल में आने का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, आप उसके चक्कर में लूज कर दोगे बाकी की चीज़ें, ठीक है। सो इट इज़ द CRC मेथड विच इज़ नॉट अ फ्लो कंट्रोल मेथड, ठीक है। बाकी सारे फ्लो कंट्रोल मेथड है। चलिए जी, सो ये थी कहानी आज के सेशन की। सेशन है छोटा सा क्रिस्प, आपको एक कहीं ना कहीं एक ओवरव्यू और कहीं ना कहीं थोड़ा सा टिप्स बताने के लिए कि नेटवर्किंग में कितना पड़े। तो नेटवर्किंग बीइंग अ वेरी वेरी ह्यूज, आपका क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यूनिट, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, ठीक है। ये स्कोरिंग भी है क्योंकि ये आप लोगों के हर एक एरिया में आता है। मतलब ये तो ICT लेवल बन गया है कहीं ना कहीं, हमारा ICT में भी आता है UGC नेट वालों के, राइट। सो नेटवर्किंग एक अच्छा अप्रोच से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा अप्रोच से अच्छे सोर्सेस, अच्छे रिसोर्स पर्सन्स, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भी आपको अच्छी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, वरना तो कंप्यूटर नेटवर्क तो बहुत ज़्यादा भयंकर है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि इन दैट केस यू कैन जस्ट गो विद गुड बुक्स कंप्यूटर नेटवर्किंग में, ठीक है, राइट। तो देर आर फ्यू बुक्स, जैसे मॉरिस मानो एक बुक हो गई, ठीक है, मतलब आपके एरिया में है ना, तो वो सब आप लोग देख लो। एक एल्गोरिदम की एक बुक थी जिसके ऊपर डायनासोर बना हुआ था, मुझे उसका नाम ही अभी याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे को टाइम हो गया उसको पढ़े हुए। जब मैं UGC नेट के बैच को पढ़ाती तो मैं उसको मैंने पढ़ा था, और मैंने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम भी पढ़ा था। तो देर आर फ्यू बुक्स जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप BPSC TRE बेस्ट बुक्स डालोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो पे मैंने डिटेल्ड बुक्स का बारे में बताया। सो जिनको ऐसा लगता है कि आई हैव टाइम, आई कैन रीड इट फ्रॉम द बुक्स, सो वो लोग जा सकते हैं सेल्फ स्टडी वाले। और जितने लोग थोड़े टाइम नहीं है, जॉब कर रहे हैं, या फिर नहीं पता हाउ टू लाइक गेट डन और गेट डू गुड इन द केस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, वो हमारे बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। हम आपको कंप्लीट गाइडेंस देते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी बार रिवाइज करना है, ठीक है। और अभी तो बहुत अच्छा मौका है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे बोल रही, सॉरी, रिपब्लिक डे के लाइक ओकेजन पे हम आपको 25 एंड 26 जनवरी पे 80% अप टू 80% का डिस्काउंट दे रहे हैं हमारे कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज पे। जिसमें अगर मैं बात करूँ BPSC TRE के कोर्स पे, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आप एस्पिरेंट को पड़ेगा 1999 का, जिसमें कंप्लीट प्लान मिल रहा है, नया बैच मिल रहा है, पुराना बैच नहीं, पुराना बैच भी मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नया बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा। नई टेस्ट सीरीज, ठीक है, नए आधार पे बनाई हुई, पूरा हम हर कंटेंट को रिवाइज करते हैं अपने अपने नए नए बैच में, ठीक है। देखते हैं कि और क्या चीज़ें जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं। हर एक नए बैच को हम अपना बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एट आवर कैपेसिटी। तो ये भी आप लोग हिस्सा बन सकते हैं, तो बिल्कुल भी डिले मत करिएगा। जो सेल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की है। 26 के बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे और तब तक बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग क्लास में डेली आएँ, ठीक है, राइट, ओके। एंड जितने भी टिप्स आपको मिलती हैं वो आप प्लीज़ और प्लीज़ ध्यान से उनको फॉलो करें।
सो इन बैचेस का हिस्सा बनने के लिए टारगेट अमी मोबाइल एप्लीकेशन को करिए डाउनलोड, स्टोर सेक्शन में जाके बनिए इसका हिस्सा। मैं आप सब लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, अपने ओपिनियन बताते जाइएगा कि आपको और कैसे क्या क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है हमारे प्लेटफॉर्म से, ताकि हम उन लोग आपकी उसमें हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय।